हाँ, तो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का, सूर साम्राज्य, सूर एम्पायर पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। सूर एम्पायर पढ़ने के साथ साथ एक छोटी सी बात बता दूं, आज के वीडियो में वीडियो जब सूर एम्पायर खत्म हो जाएगा उसके बाद में आज ही आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड वीडियो डालूंगा। क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का मतलब जिसके अंदर पांचों डायनेस्टी जो मैंने पढ़ी ना स्टार्टिंग में, मुगल नहीं, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत की, वो पांचों डायनेस्टी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन डालूंगा और डीपली, ताकि अपनी स्टडी अच्छी होती रहे। वो आपको दोपहर बाद तक 4-5 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब भी वीडियो आएगा आप तैयार रहना और वो सेल्फ टेस्ट देना ईमानदारी से। नोट्स आपने अगर तैयार कर लिए तो नोट्स बंद करना और वो एक 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, फटाफट आंसर देना। पूरी डीपली स्टडी में पूरे अंदर से खुद जितना मैंने लिखा है नोट्स के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। और वो आपको टेस्ट देना ईमानदारी से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना कितने आंसर आपके ठीक हुए, ठीक है। वो एक तैयारी की इस तरीके से मैं आपको वो प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? आज मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हिस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छे तन मन से आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। इस तरीके से पढ़ोगे तो आप एक दिन बहुत अच्छे सक्सेस हो जाओगे। हिस्ट्री का इंटरेस्ट बढ़ा लिया आपने हिस्ट्री का तो बहुत अच्छे सक्सेस हो जाओगे, गारंटी। क्योंकि इस आपकी बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर है ये, सबसे बड़ा और लेंदी चैप्टर है। अगर ये इसमें इंटरेस्ट कर लिया, आप इसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, मुगल पढ़ रहे हो, राजस्थान के मारवाड़ राजस्थान पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाला है इसके अंदर। राजस्थान के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे आप, बहुत बढ़िया। हालांकि इसमें विजयनगर साम्राज्य हटा दिया, इसके अलावा सरदारों वाला सिखों वाला पार्ट हटा दिया, वरना वो भी आपके नॉलेजेबल था। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपन आगे देख लेंगे। अभी तो अपन ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका। और कुछ स्टूडेंट के कुछ कमेंट आते हैं, मैं उनका जवाब अब देता रहूँगा। और वो कमेंट 2-4 थे, उनका पहले सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया कमेंट यह था पहला, एक स्टूडेंट ने पूछा कि जो राणा सांगा था, पूरी बात सुनना, राणा सांगा बहुत ही खूंखार, ठीक है, राजा थे। तो राणा सांगा की मौत कब हुई? तो मैंने बता दिया कि जो ट्रिक छोटी सी अपने बनाई थी, कहा वो पानी पिया जो वाली चीज़, पानी पिया खाना खाया चाय बोले, उस अकॉर्डिंग 1530 के अंदर राणा सांगा की वैसे मौत होगी। चलो ठीक है। अब चलो, जब आपने पूछ लिया इतना डीपली चाहते हो आप, तो मैंने भी राणा सांगा पे चलो पूरी ट्रिक बता देता हूँ आपको। और वो छोटी सी ट्रिक है कि बाई का मांडना, ठीक है। बाई का मांडना मतलब समझते हो? बाई जैसे गांव में बोलते हैं ना, जैसे अपनी सिस्टर होती है, अपनी बुआ जी होते हैं, तो बुआ जी घर आती है तो पापा क्या कहते हैं? पापा, या सॉरी अपने दादाजी क्या कहते हैं? बाई आई है। बाई नेसेंस अपने राजस्थानी वर्ड है ये। तो बाई ने मांडना मांडा होगा। मांडने जानते हो? जो मांडने होते थे पहले कच्चे फर्श के अंदर बनाए जाते थे मांडने, तो इसको कह दिया बाई का मांडना। ये ट्रिक है, बाई का मांडना वाली एक ट्रिक है। और इस ट्रिक से आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। राणा सांगा चलो अगर आपने पूछ डिटेल बता ही देते हैं। तो बा का मतलब यहाँ पर है बसुआ। बा का मतलब क्या है? बसुआ। ये पड़ता है दौसा के अंदर। पूरी बात सुनना, यहाँ पर राणा सांगा जो हुआ था वो घायल हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर राणा सांगा घायल का इलाज हुआ था, समझ के बात। फिर ई से होता है इरीच। जब आपने पूछ लिया तो डिटेल सुनो। इरीच, इरीच का मतलब, इरीच पड़ता है एमपी में। यहाँ पर घायल, देखो बसुआ दौसा के अंदर घायल सांगा का इलाज हुआ था, क्योंकि जब ये युद्ध कर रहे थे तो ये घायल हो गए थे, ठीक है, शेरशाह सूरी से। तो बसुआ के अंदर इनका इलाज हुआ। इरीच के अंदर इनको जहर दिया गया। सुन रहे हो इतने योद्धा को जहर क्यों दिया? क्योंकि मैंने कहा था ना कि एक पोर्शन डैमेज होने के बाद में इतना शूरवीर थे ये कि जब भी उठते सीधी तलवार उठाते, बोले बताओ किससे लड़ना है। तो तंग आ गए थे हर लोग, चाहे जहाँ लड़ाइयाँ कर ली इन्होंने, बहुत बड़े राजा थे। इसलिए इनको जहर देना, फिर क्योंकि बीमार इतने हो गए थे कि इनकी हालत संभल नहीं रहती, फिर भी लड़ाई करने के लिए उठ जाते, तो फिर हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए इन्होंने जहर दे दिया इनको, ठीक है। फिर इसके बाद में आया का का मतलब है कालपी। पूरी बात सुनना। और का से कालपी, कालपी से काल आ गया, समझते हो ना, भी काल आ गया। काल का मतलब मर गए। तो कालपी ये भी एमपी के अंदर पड़ता है। यहाँ पर इनकी मौत हो गई 1530 के अंदर, ठीक है, 1530 के अंदर इनकी मौत हो गई। और मांडना से है मांडलगढ़। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। आपके बड़े कोई सिस्टर या भाई होंगे तो उनके लिए बहुत काम आएगी, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। छतरी का मतलब जो डेथ हो जाती है ना उसके बाद में बनाते हैं ना छतरी, वो ये है ट्रिक। चलो सारे डाउट क्लियर। अब पता चल गया राणा सांगा कैसे क्या मरे थे। मैंने तो ये बता दिया कि बीमार कब हुए थे, कैसे, सब समझ गए। तो ये क्वेश्चन का बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट था। चलो कोई बात नहीं, ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था किसी का, उन्होंने ये कहा कि खानवा कहाँ पड़ता है?
तो उनको बता दूं, खानवा पड़ता है भरतपुर के अंदर, ठीक है। खानवा जो जगह युद्ध हुई थी, खानवा का जो युद्ध हुआ था, फेमस युद्ध हुआ था जिसके अंदर अपने राणा सांगा हार गए थे, उसी की बात चल रही है। तो वो भरतपुर के अंदर जगह पड़ती है, ठीक बात है। एक कमेंट था स्टूडेंट का, एक का क्या खूब जनों का था, ठीक है। 3 4 5 स्टूडेंट का कमेंट था कि जो मुगल आए इनका टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। मुगलों के टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है अपने टाइम पीरियड 1526 एडी से ईस्वी से लेके 1858 एडी तक लिखा हुआ है ना, ठीक है। मैंने 1707 लिखवाया, 1526 ईस्वी से 1707 मैंने आपको लिखवाया एडी। तो मेरी बात सुनना, यहां तक जो राजा हुए औरंगजेब लास्ट शासक होगा 1707 तक, ठीक है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है ना 1707 से लेके एक्चुअल में 1857 तक ही है। इस बुक में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो सकती है, 1858 दे रखा है, एक्चुअल में 1857 के बाद में तो आपको पता है 1857 तक का टाइम पीरियड, उसके बाद 1857 में क्रांति आ जाती है। तो ये 1707 से लेकर 1857 तक का टाइम पीरियड को माना जाता है मुगल का टाइम पीरियड। कहाँ से लेके 1526 से लेकर 1857 तक का पूरा मुगल टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। आपकी बुक में 58 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 57 तक होना चाहिए। दूसरी बात ये, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा अलग से टाइम पीरियड, ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और आएगा तो बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देख लेंगे अपन, जैसा भी एडजस्ट होगा मैं एग्जाम टाइम में आपको बता दूंगा कि कौन सा 57 वैलिड होगा या 58 वैलिड होगा। ये ऑथेंटिक न्यूज़ जब मैं पूरी डिटेल निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। बुक वाले सही रखेंगे या फिर क्या, वो बता दूंगा। लेकिन अभी आपको ये मान लो कि ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया था ये तो ओरिजिनल मुगल शासक हो गए। इसके बाद में मुगल टूटना शुरू हो गए, मुगलों में आपसी लड़ाइयाँ होने लगी, मुगलों का विघटन शुरू हो गया। वो 1707 से लेकर 1857 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। और तुम चाहते हो नॉलेज की बात, बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे कमेंट जब आप करते हो, बहुत बढ़िया। अगर ये बात अगर आपने पूछी तो मैं आपको पूरी लिस्ट बना देता हूँ, कौन कौन से शासक हुए उनका आप रफली उतार लेना, याद मत करना, बस नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से शासक बने थे। समझ पा रहे हो। हालांकि अपने कोर्स में तो औरंगजेब तक ही है, और औरंगजेब 1707 तक में काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस 1707 के बाद में जितने भी शासक बने जो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखवाया। टाइम पीरियड तो 1858 लिख दिया, लेकिन शासकों के बारे में उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताया। तो उसको मैं आपको आज लिखवा देता हूँ, वो लिस्ट पे आप उतार लो, ठीक है। बहुत अच्छा कमेंट, एक कमेंट स्टूडेंट का ये भी था, बहुत अच्छा लगता है कि उसने कहा कि उसकी क्लास 8:30 या पता नहीं ऐसी कुछ क्लास होती है ऑनलाइन। उसने कहा कि सर मैं नहीं, पहले डेली आपके वीडियो का वेट रहता है, वीडियो देख के ही मेरी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। तो ये जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है आप में हिस्ट्री का, बहुत बढ़िया, इसी तरह से लगे रहो, क्योंकि हिस्ट्री आपको बड़े ऑफिसर बना देती है, IAS IPS RS SDM बना देगी। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें इंटरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट डेवलप अगर नहीं हुआ तो हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ पाओगे। और हिस्ट्री में भी देखो कितनी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको आगे, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा एक इतिहास बहुत बड़ा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 10th के अंदर तो मामूली एक आपको एक झलक दिखाई है, समझ पा रहे हो, हिस्ट्री की झलक दिखाई है, इस झलक का आप फायदा उठाना, इससे आपके थोड़े डाउट क्लियर करना है, और मैं पूरा ऑथेंटिक आपको ही प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी चिंता आप करो मत, ठीक है। ओके, तो चलो, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे टाइम पीरियड का और 1757 के बाद का, 1707 के बाद का, तो ये मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है। खुश रहो। इसकी हालांकि एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक से इजी लर्न हो जाते हैं, लेकिन ना तो आपके कोर्स में नहीं, तो मैं क्यों ट्रिक बताऊं, कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही आपको याद करना है। लेकिन आपको एक झलक देखनी थी कि मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके बाद में कौन कौन से शासक हुए। स्टूडेंट ने कॉमेंट किया था, अच्छा लगा, कोई बात नहीं, मैं नॉलेज करवा दूंगा। तो बहादुर शाह बना था, बहादुर शाह फर्स्ट, इसके बाद में किसके बाद में, औरंगजेब तक का तो अपने है, औरंगजेब 1707 के बाद में बहादुर शाह बना है औरंगजेब के बाद, ठीक है। वो 1712 तक रहा। जहांगीर शाह 1712 से लेकर 1 साल तक ही रहा। फर्रुख शेर 13 से 19 तक रहा। और रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, ये दोनों एक ही साल के अंदर निपट गए। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, ये बड़ा राजा हुआ था थोड़ा सा, ये इसका नाम जैसा रंगीला इसका एक टाइटल है, सरनेम मतलब नहीं है इसका, मोहम्मद शाही नाम है, लेकिन रंगीला इसका एक टाइटल, एक उपाधि है। और इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ हैं। रंगीला इसका एक टाइटल है, यानी कि उपाधि है, ठीक है। रंगीला नाम है, उसी तरह रंगीला ही मिजाज का आदमी था ये दरबार के अंदर बिल्कुल कम कपड़े पहनता था। एज लाइक ये स्टोरी है, वो आपको बता दूंगा कभी, और लेकिन आपके कोर्स में ये है नहीं। मतलब मस्त मिजाज का आदमी था ये, ज़रूर 19 से लेकर 48 तक इसने शासन किया। और अहमद शाह 48 से 1754 तक रहा। फिर आलमगीर सेकंड 1754-1759 तक रहा। शाह आलम सेकंड 59 से 1806 तक रहा। अकबर द्वितीय, अकबर पहले अपन पढ़ चुके होंगे, ये अकबर सेकंड है, 6 से 37 तक रहेगा। और बहादुर शाह सेकंड, ये बहादुर शाह सेकंड है, ये बहादुर शाह फर्स्ट है,
ये 1837 से 1857 तक का ये टाइम पीरियड है और राजाओं के नाम है, ठीक है। तो ये है ही नहीं आपके कोर्स में, इसलिए मैंने 1707 तक लिखवाया था। समझ में आ गया आपके? लेकिन आपने बस सोचा कि नहीं हमारी बुक में तो ये है, ठीक है। चिंता मत करो, मैं वही लिखाऊंगा जो ऑथेंटिक होगा, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ऑथेंटिक। तो ये सब बातें आप एक्स्ट्रा में कहीं साइड में लिख लेना चाहो तो, ठीक है। और अब अपने स्टार्ट कर दें सूर एम्पायर, क्योंकि हुमायूं हार गया था। हुमायूं हारने के बाद में शेरशाह सूरी वहाँ पर राज कर लेता है, ठीक है। मैंने कल स्टोरी बता दी थी। और एक छोटी सा मिस्टेक है भाई कि अपन ने कल जो पिछले वीडियो में एक बात पढ़ी थी, हुमायूं की जो मैंने वो गुलबदन बेगम, वो उसकी सिस्टर थी, सॉरी है ना, गुलबदन बेगम तो थी पर तो उसकी सिस्टर थी हुमायूं की, ठीक है। वो हुमायूं के बारे में लिखती थी, ऐसा मान लो कि हुमायूं की लाइफ की एक लेखिका थी वो, ठीक है, जिसने हुमायूं के बारे में स्टोरी बताई कि वो नदी में कूद गया। वो स्टोरी जितनी बातें वो गुलबदन बेगम की वजह से मिली हुई है। वो एक्चुअल में हुमायूं क्या थी, सिस्टर थी, तो उसकी बेगम नहीं थी एक्चुअल में, किसी ने और की तो बेगम होगी, लेकिन वो हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं सूर एम्पायर या सूर साम्राज्य, ठीक है। चलो फिर सूर एम्पायर की कुछ स्टोरी बताता हूँ आपको। एक लाइन तो ये फिक्स है कि फरीद खान या शेर खान वॉज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद खान था, और इस फरीद खान के पिता जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। ये जौनपुर राज्य के अंतर्गत आता है। जौनपुर राज्य मतलब अब तो बिहार भी राज्य बन गया, लेकिन ऐसा मान लो कि जौनपुर राज्य था, उसके अंतर्गत बिहार आता था, वहाँ का ही जमींदार था, ठीक है। छोटी सी अब स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, क्या मामला था ये पूरा, कि सूर एम्पायर, भारत में सूर एम्पायर, सूर साम्राज्य कैसे आया। एक्चुअल में आपको ये पता चल गया कि फरीद खान या शेर खान इसका संस्थापक था, फाउंडर था। पूरी स्टोरी दिमाग में फिट कर लेना। हुआ क्या कि एक्चुअल में जो फरीद खान है, या फिर फरीद खान के पिता हसन खान, और हसन खान के जो पिता थे, इसका मतलब फरीद खान या शेर खान के दादा, ठीक है। हिंदी वाले लिख लेना यहाँ पर शेर खान, शेर खान एक ही बात है। तो देखो फरीद खान या शेर खान के जो दादा थे, ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे। पूरी बात दिमाग से फिट करना, ये स्टोरी लिखनी नहीं है लेकिन आप कहीं साइड में लिख सकते हो। अफगानिस्तान के रहने वाले थे, और वो यहाँ पर क्या हुआ, भारत के अंदर आए। और भारत में कहाँ आए, बिहार में, ठीक है। बिहार में जौनपुर राज्य के अंतर्गत है ना, जौनपुर राज्य के अंतर्गत पड़ता है वो, बिहार का जगह। वहाँ पर आकर ये रहने लग गए किनके यहाँ, जागीरदारों को। जागीरदार होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके यहाँ इसके दादाजी फरीद खान के रहने लग गए, और उन्होंने उनकी खूब वहाँ पर सेवा करी और अच्छी ईमानदारी से सेवा करी। तो फिर सीधी सी बात है, उस टाइम पर जो सेवा अच्छी करता था और जो अच्छा होता था, माइंडेड होता था, उसको फिर लोग, जो राजा होते थे ना, वो जमींदार, जो उनको थोड़ी बहुत ज़मीनें वगैरह दे जाते थे। तो इसके दादा को लोग, वहाँ के जो भी जागीरदार थे, उन्होंने थोड़ी बहुत छोटी मोटी जागीरें, 3-4 जागीरें इनको दे दी, ठीक है। तो इनको जागीरें मिल गई, तो इनके पास जागीर हो गई, मतलब खुद भी एक जागीरदार से हो गए, जमींदार बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि देखो कि इसके पिता हसन खान, किसके पिता, फरीद खान के। हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था, क्योंकि दादाजी आए थे, लेकिन दादाजी तो फिर मर गए, उसके बाद बेटा हसन खान था। हसन खान भी वहीं के जमींदार, और उसके फिर इनका हसन खान के जो बेटा हुआ वो फरीद कहलाया। अब हुआ क्या, ये जो हसन खान है, चलो ये बिहार के अंदर सेटल हो गया आराम से, और तो इसका मतलब जन्म इसका हसन खान का कहाँ होगा, बिहार में होगा, क्योंकि इसके पिताजी यहीं से रह रहे काफ़ी दिनों से। तो फिर हसन खान के बेटा हुआ ये फरीद खान। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि ये बड़ा बेटा था, और इस हसन खान के जो हसन खान है, मतलब जो फरीद खान के पिता है, उनका खूब सारी महिलाओं के साथ रिलेशन थे। तो खूब सारे, मतलब ऐसा मान लो बेगमें थी, तो इस वजह से, और फरीद खान पहली बेगम का था, तो ये बड़ा बेटा हो गया। और जो बड़ा बेटा होता है वो नीचे राजा बनता है, मतलब साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता है, एम्पायर का। तो फिर इनको इस चीज़ से चिढ़ थी, बाकी बेगमों को, जो सौतेली माएँ होती है, उनको इससे चिढ़ थी। और फरीद जो इसका हसन खान था, उसको भी चिढ़ होने लग गई, क्योंकि बेगमों की बात मानने लग गए थे। तो ये बातें होती है। तो फरीद खान बचपन से बड़ी मुश्किल दौर से गुजरा, अभाव में इसकी ज़िंदगी निकली। 15, तो फिर आखिर में तंग हो गया ये वहाँ से, और 15 साल का जब हुआ तो ये यहाँ से निकल गया, और बिहार के आसपास में जाके कोई दूसरे शासक के वहाँ पर काम करने लग गया, ठीक है। और वहाँ पर काम किया, वहाँ पर इसका मन नहीं लगा, दूसरे शासक काम करने लग गया। ये कौन, फरीद खान। वहाँ से निकल गया था 15 साल की उम्र में, फिर वहाँ पर इसका मन नहीं लगा, तो फिर वहाँ से फिर भटकता रहा। फिर इसको खबर लगी कि इसका जो पिता है, कौन, हसन खान, उसकी मौत हो गई। अच्छा, अब मौत हो गई तो पक्का वहाँ पर राजा बनना चाहेगा, लेकिन डायरेक्ट तो कैसे बन जाए, अकेला ही तो, क्योंकि उसका सेना भी चाहिए, पूरा फोर्स चाहिए, सब कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो फिर ये वहाँ से आया कहाँ पर, कि वहाँ से आया दक्षिणी बिहार के, साउथ जो बिहार है, ठीक है, इस दक्षिणी बिहार के अंदर एक राजा था, एक शासक था, बहार खां। पूरी बात सुनना, ये बहार खां के पास आके
उसकी सेवा करने लग गया। बाहर का राजा था बाहर खां, ये पड़ता तो बिहार में लेकिन साउथ बिहार के अंदर, वहाँ पर इसने इसकी खूब सेवा करी और इतनी ईमानदारी से वफादारी से सेवा करी कि बाहर खां इसके काम से बहुत खुश होता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि इस बाहर खां ने, ये थोड़ा हट्टा कट्टा था और मतलब ताकतवर आदमी था, तो इसने क्या करा, शेर से लड़ाई लड़ी। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इसकी लड़ाई शेर से हुई, इसने शेर को मार दिया। हालांकि जीवों को मारना अच्छी बात नहीं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा होता था कि भाई इसी ताकतवर है वही मार सकता है, क्योंकि मुकाबला भी देखो शेर से हो रहा है। और शेर को जबड़ा फाड़ के इसने चीर के मार दिया था। वो एक छोटी सी स्टोरी। इससे ये जो बाहर खां था ये देख रहा था कि यार कितना सूरवीर है, कितना ताकतवर इंसान है, शेर से मुकाबला क्या, हिम्मत वाला, और शेर को मार भी दिया। तो फिर इसने क्या करा, बाहर खां ने इस पर पूरा विश्वास कर लिया और इसके दरबार में ही रहने लग गया। फिर थोड़े दिन के अंदर क्या हुआ कि बाहर खां की वाइफ, बाहर खां मर गया। बाहर खां मर गया तो बाहर खां की जो वाइफ थी, ठीक है, उस वाइफ से, यानी कि विधवा हो गई वो, उस विधवा से इसने शादी कर ली। किसने? शेर खां ने। समझ पा रहे हो? फरीद खान ने सबसे पहले शादी बाहर खां की विधवा से करी थी। और ये शेर खां एक टेक्निक लगाता है हर बार, ये बड़ा चतुर था। इसे पता था कि इसकी विधवा से अगर शादी कर लूँगा तो ये साम्राज्य मेरे अंडर में आ जाएगा, और यही टेक्निक इसने यहाँ पे अप्लाई करी और पूरा का पूरा साम्राज्य इसके अंदर में आ गया। इस तरीके से इसका दक्षिण बिहार के अंदर इसका एक ही साम्राज्य, ऐसा मान लो कि राजा बन गया। अच्छा, राजा बनने से पहले क्या होता है कि ये एक फरमान जारी करवाते हैं। समझना मेरी बात को। फरमान का मतलब जैसे हर कोई राजा नहीं बन सकता, हाँ, जो वाकई उसका उत्तराधिकारी है या फिर जो हकदार है ना, वो राजा बन सकता। तो शाही दरबार से इनको फरमान जारी करवाना पड़ता है। और इसने क्या करा, आगरा के शाही दरबार से फरमान जारी करवा के आया था। ये कहाँ पर, यहाँ पर जब आया था ना इसके रहने लगे, तब ये शाही दरबार से फरमान जारी करवा के लाया था, क्योंकि इसके पता चल गया था कि मेरे पिता की डेथ हो गई है। तभी तो ये इसकी सेवा में लगातार वहाँ से फरमान जारी करवा के ले आया था। और उसके बाद में इस पहली जागीर यहाँ की मिल गई। उसके बाद में ये फिर इसने सोचा कि अब मुझे पिता की जागीर लेनी ही लेनी है, और इस तरीके से इसने अपना एक तरीके से स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ाई, ठीक है। और अपने पिता की जो भी वो जागीर थी वो भी इसने ले ली। अब लेकिन इसमें देखो क्या करा कि ये जो शेर खां है, थोड़ी बातें जो मैंने लिखी पढ़ देता हूँ कि इस फादर हसन खान वॉज ए लैंडलॉर्ड ऑफ सासाराम बिहार। और इसके आगे ये भी लिख सकते हो, सासाराम बिहार के बाद में इंग्लिश वाले ब्रैकेट में एक चीज़ और लिख लेना, वहाँ नहीं दिख रहा तो नीचे बता देता हूँ, ये लिखना अंडर, ये किसके अंडर में आता था, अंडर जौनपुर स्टेट, ठीक है। अंदर जौनपुर बोल दो चाहे जैनपुर बोल दो, ये जौनपुर स्टेट के अंडर में आता था। कौन? सासाराम बिहार। ये थोड़े आगे सेंटेंस पूरा कर लेना, ठीक है। फिर ये बात लिखी अपन ने, एन अनार्म्ड फरीद खान ए लॉइन दस वॉज अडोर्न्ड विद द टाइटल ऑफ शेर खान। अच्छा, इसने शेर को मार दिया था, तो ये जो राजा था ना बाहर खां, इसी ने इसको उपाधि या टाइटल दी थी कि यार शेर को मार दिया, इसका नाम शेर खां होना चाहिए, तो इसकी शेर खां उपाधि दी थी। निहत्ते, देखो यहाँ से देखो, दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बाहर खां ने निहत्ते फरीद खां, फरीद द्वारा, निहत्ते का मतलब बिना हथियार के। भाई हथियार से तो शेर को मारना आसान है, कोई मार सकता है, लेकिन निहत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर शेर खां की उपाधि प्रदान की। ये बात ध्यान रखना, शेर खां की उपाधि, तभी तो शेरशाह सूरी कहलाया। इसका नाम तो वैसे फरीद था, फिर शेर खां पड़ा, और एक्चुअल पूरा नाम क्या है, शेरशाह सूरी। ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे बात करते हैं अपन इसमें मालदेव। अब देखो मालदेव के ऊपर एक स्टोरी है, 1544 के अंदर जो युद्ध हुआ मालदेव का, इस पर एक स्टोरी सुनना पूरी। ये स्टोरी नहीं सुनोगे बुक में तो कहीं मिलनी नहीं है, और ऐसे समझ में आपके आएगी नहीं। ये स्टोरी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि मालदेव जो था ये मारवाड़ का राजा था। मारवाड़ का मतलब जैसे अपने जोधपुर, पाली, अजमेर, ये इलाका पूरा मारवाड़ में कहलाता था। तो मारवाड़ का तो ये मालदेव राजा था, और ये अपने पिता गंगा सिंह को मार के यहाँ का राजा बना था, ठीक है। गंगा सिंह इसके पिता राजा थे, तो उनको ये मार के राजा बन गया मालदेव। लेकिन वो चलो ठीक है। अब मालदेव जैसे ही राजा बना, मालदेव ने यहाँ पर दो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो बीकानेर के अंदर, जो बीकानेर का राजा था, बीकानेर के राजा को जेत सिंह ने, बीकानेर का राजा क्या नाम था, तो शॉर्ट में लिख सकते हो, समझना है सिर्फ आपके कोर्स में नहीं, लेकिन ये समझे भी नहीं, लाइन समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि बीकानेर के राजा थे राव जेत सिंह। राव जेत सिंह को इस मालदेव ने हरा दिया और बीकानेर पर अधिकार कर लिया। तो फिर राव जेत सिंह का के बेटा था कल्याणमल, पूरी बात सुना है ना, कल्याणमल इसका बेटा था। तो कल्याणमल क्या करा, यहाँ से भाग जाता है शेरशाह सूरी के पास, इस फरीद खान के पास, क्योंकि उस टाइम पर यह बड़ा राजा था, इसको पता था कि ये
ये इसको टक्कर दे सकता है मालदेव को। तो कल्याणमल सीधा शेरशाह सूरी के पास में चला गया, फिर शेर खां के पास में चला गया। समझ गए पूरी बात को। फिर ये था मालदेव का पहला युद्ध, मालदेव की पहली गलती। और मालदेव की दूसरी गलती थी मेड़ता। मेड़ता नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है प्रेजेंट में। तो मेड़ता का एक राजा था जिसका नाम था वीरमदेव। पूरी बात सुना, जिसका राजा का नाम क्या था? वीरमदेव। तो मालदेव का राजा था वीरमदेव। वीरमदेव को भी इसने हरा के मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया। पूरी बात समझ में आ गई। बीकानेर का पर अधिकार कर लिया राव जैत सिंह को हराकर। तो जैत सिंह का बेटा कल्याणमल शेर खां के पास चला गया। फिर मेड़ता के ऊपर, मेड़ता को हरा के, मेड़ता का राजा वीरमदेव को हरा के मेड़ता पर अधिकार कर लेता है ये मालदेव। मालदेव की बात बता रहा हूँ मैं भी। फिर ये आंख से भी ये वीरमदेव सीधा शेरशाह सूरी के पास में चला गया। दोनों जने वहां चले गए। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी के इन दोनों ने कान भर दिए कि यार ये मारवाड़ का एक राजा है मालदेव, और बहुत ही खूंखार राजा है, जिसने 52 लड़ाई लड़ी, 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते। 58 परगने का मतलब था छोटी छोटी जागीरें। तो बहुत ही बड़ा राजा था ये मालदेव। ये बातें इसने पूरी बताई। इतनी स्टोरी जब उसके कान में लगी शेर खां के, तो उसने कहा ठीक है। तो सीधी सी बात है, घर का भेदी लंका ढावे। तो दो जने यहाँ से चले गए थे, लेकिन गलती मालदेव की ये थी कि मालदेव ने इनको मौका दिया जाने के लिए। अगर मालदेव इन दोनों को नहीं जाने देता, कैसे समझाइश करके अपने पास में रख लेता, क्योंकि शेरशाह सूरी तो इसको पता है बहुत बड़ा राजा है, अगर पंगा लेगा तो महंगा पड़ेगा। इन दोनों को ये रोक सकता था मालदेव, मालदेव नहीं रोका। तो फिर शेरशाह सूरी क्या करता है, इस मालदेव के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है। तो इन मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई जिस जगह होती है वो युद्ध कहलाता है गिरी सुमेल का युद्ध। पूरी बात सुनना, युद्ध का क्या नाम था? गिरी सुमेल का युद्ध। ये जेतारण पाली के अंदर पड़ता है, राजस्थान मारवाड़ में पड़ता है। तो गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किन किन के बीच में, लेकिन आपको नहीं लिखना गिरी सुमेल का नाम, लेकिन स्टोरी दिमाग में बननी चाहिए। तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल नाम की जगह पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जेतारण पाली जगह के अंदर पड़ता है ये। फिर दोनों के अंदर जब युद्ध हुआ तो फिर क्या हुआ कि हमेशा, आपको पता है शेरशाह सूरी कितना चालाक था। यहाँ पर भी देख लो, इसकी विधवा से शादी करके वो हड़प लिया था। एक और जगह भी विधवा से शादी करके हड़पता है ये। लगभग 2-3 जगह हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि विधवाओं से शादी करता है। जैसे उनकी राजा की डेथ हो जाती है, फिर ये खुद मारता है, जो भी कारण होता है, फिर उसके बाद में ये उन विधवाओं से शादी करके वहाँ के एम्पायर को हड़प लेता है, साम्राज्य बना लेता है। वैसे ही इस लड़ाई में भी ये दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा? कि यहाँ पर इसे पता है कि जो ये मालदेव, इसको हराना आसान नहीं है। ये शेरशाह सूरी को ही पता है, क्योंकि इतनी जीत करा हुआ, 52 युद्ध जीता हुआ है, 58 परगने जीता हुआ है, तो इसको हराना बहुत मुश्किल है। तो इसने क्या करा, यहाँ पर एक चतुराई दिखाई। चतुराई क्या दिखाई कि इसने जब लड़ाई हो रही थी भाई, जहाँ जिस ग्राउंड में मान लो जहाँ पर लड़ाई होती है, उस जहाँ पर युद्ध होता है, वहाँ पर इसने छोटे छोटे कागजों में लिखवा के, या फिर जो भी मतलब कोई उस टाइम पर चलता होगा, उससे कागज फेंकवा दिए, ऐसा स्टोरी में लिखा हुआ है। और उसमें ये लिख दिया कि एक्चुअल में जो मालदेव है ना, इसके पास में 2 बहुत बड़े शूरवीर थे, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा, ये 2 जनों के नाम है, ध्यान से सुनना। ये मालदेव के पास में थे, जेता और कुंपा। और एक्चुअल में इसने शेरशाह ने झूठी अफवाह फैला दी कि जेता और कुंपा है ना, वो मेरी तरफ मिल गए। मतलब कि ऐसी अफवाह फैलाई कि मालदेव को धोखा देके जेता और कुंपा शेरशाह सूरी में मिल गए, ऐसी अफवाह फैला दी। तो मालदेव भी वहाँ पर, मालदेव को इस चीज़ का पता चलता है। तो मालदेव वहाँ पर आता है और कहते हैं कि जो कागज़ फेंके थे ना, उस कागज़ को देख के, और उसने देखा कि ऐसी खबर चल रही थी कि जेता और कुंपा क्या हुआ, इनके शामिल हो गए, इन शेरशाह सूरी में शामिल हो गए, जबकि झूठी अफवाह थी। तो मालदेव सीधा वहाँ से भाग जाता है। मालदेव ग्राउंड छोड़ के भाग जाता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे राजाओं की एक बड़ी कमजोरी थी कि राजा खुद लड़ता था, राजा जब भाग जाता है तो सेना भी हाथ खड़े कर देती है। और फिर वहाँ पर, जबकि एक्चुअल में जेता और कुंपा भागे थे ही नहीं। अब जेता और कुंपा ने खूब वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। हालांकि दोनों शहीद हो गए, शहीद की दर्जा देंगे इनको अपन, क्योंकि जेता और कुंपा ने बहुत ही वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। और इसको शेरशाह सूरी को अपनी औकात दिखा दी थी इन्होंने। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी ये, और बहुत मुश्किल से शेरशाह सूरी इस लड़ाई को जीत पाया था। और ऐसी हालत हो गई थी, इसके मुंह से शब्द निकले थे शेरशाह से। शेरशाह ने यह कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता या फिर सल्तनत खो देता। ये बात क्यों कही कि यार, क्योंकि राजस्थान मारवाड़ में होता क्या है, सिर्फ बाजरा होता है और कुछ यहाँ पर कोई होता नहीं है। तो राजस्थान के अंदर उस टाइम पर बाजरा ही होता था। तो उसने कहा कि यार मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं मेरी बादशाहत खो देता, क्योंकि यहाँ पर हार जाता
तो फिर इसकी सल्तनत डूब जाता, बादशाह डूब जाती, हिंदुस्तान से कब्जा हट जाता, तो बहुत बड़ी ये इसकी बात थी। तो इसीलिए डर के मारे इसने ये बात बोली थी, तगड़ा युद्ध हुआ था। तो ये छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है ताकि इजीली आपको लर्न हो सके। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि इन 1544 AD शेर शाह डिफीटेड मालदेव एंड एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ऑफ अजमेर, जोधपुर, मेवाड़। और सीधी सी बात है, जब ये हार गया तो उसके बाद में इसने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़, ये तीनों जगह किस में आती है, ये इस टाइम पर तीनों पर इसने अधिकार कर लिया, क्योंकि यहाँ का मालदेव मारवाड़ का राजा था, उसके बाद मेवाड़ पर भी अधिकार कर लेता है। और इस युद्ध में जेता और कुंपाई दो बहुत ही बड़े सैनिक थे, मैंने आपको बताई थी बात, वीरतापूर्वक संघर्ष किया, तभी शेर शाह ने ये बात कही थी, ठीक है। ऑल द टाइम व्हेन जेता एंड कुंपा ब्रेवली स्टर्ड्स अगेंस्ट हिम, शेर शाह सेड, आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट। समझ पा रहे हो, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं बादशाह हिंदुस्तान सल्तनत खो देता, ठीक है। और बाद में शेर शाह सूरी यहाँ पर राज कर लेता है। और 1545 के अंदर, हालांकि जो राज था ना, ये कोई खास राज था ही नहीं, छोटी मोटी सी बस उनके कहने से आ गया था लड़ने के लिए। और कोई यहाँ पर कहते हैं कि संकेतात्म की बस एक लड़ाई हुई थी और ये जीता था, बाकी खास इसकी बात है नहीं, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा वैसे नहीं था। तो फिर देखो 1545 ईस्वी में कलिंजर का युद्ध हुआ था। एक पूरी बात सुनना, कलिंजर के युद्ध के अंदर दौरान एक बारूद में विस्फोट होने शेर शाह की मृत्यु हो गई। और ये कालिंजर जो है, कालिंजर पड़ता है MP में, पूरी बात सुन लेना, कहीं साइड में लिख लेना, कालिंजर पड़ता है MP के अंदर। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, कालिंजर का जो शासक था वो था कीरत सिंह। हालांकि नॉलेजेबल बात है, आप ज़्यादा लोड नहीं लेना क्योंकि आपके है भी नहीं। तो कालिंजर का युद्ध हुआ था, कीरत सिंह शासक था। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, मिसाइल छोड़ रहा था। कौन, ये शेर शाह सूरी। तो मिसाइल छोड़ रहा था, जो मिसाइल का मतलब जिसमें बारूद भरे होते हैं, बारूद भरी हुई थी उस टाइम पर। तो बारूद भरी मिसाइल छोड़ रहा था, तो वो मिसाइल के जो बारूद से उससे ये विस्फोट हो गया था और ये विस्फोट से मर गया, ठीक है। सिंपली इतना से लिखना है कि इन 1545 AD ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कालिंजर, शेर शाह डाइड ड्यू टू एन एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर का मतलब बारूद, उससे मर गया था, ठीक है। और ऐसा अगर आप चाहो नॉलेज के लिए तो मैं ये बता सकता हूँ कि उस जो, हालांकि पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि जो वो मिसाइल थी उसका नाम क्या था, उक्का, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए कहीं पे आप चाहो तो नॉलेज लिख सकते हो, उक्का नाम की मिसाइल छोड़ते टाइम विस्फोट हो गया था और ये मर गया, ठीक है। चलो, उक्का नाम था, उक्का, हुक्का नहीं है ना। फिर शेर शाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। अब छोटी सी बात है कि पहले लड़ाइयों के बारे में देखो, हर राजा के बारे में जितनी भी लड़ाई लड़ी वो स्टोरी, उसके बाद में उसने और कौन कौन से अच्छे काम कराए, जैसे कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई, कौन कौन से भूमि सुधार के काम किए, ये सब। तो इसके भूमि मापने के और जो लगान था, रेवेन्यू, ये दो फेमस हैं, ठीक है। फेमस क्या है कि एक तो इसने गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी का मतलब बंटाई, बंटाई इसकी फेमस है। नश्क, मुक्ताई या कनकूत नकदी, चार बातें हैं। गल्ला बख्शी या फिर बंटाई, इसका मतलब तो समझ गए होंगे। इसने कर दिया था कि भाई जैसे बंटाई कैसे करते हैं, कि बंटाई का मतलब ये है कि एक रेशियो बना दिया इसने, कि जैसे आपके अगर 10 क्विंटल धान होता है तो आपको 2 क्विंटल मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब बंट दिया कि धान होने के बाद में, ठीक है। वैसे ये कनकूत भी इसी से रिलेटेड, आपने सुना होगा पहले कि कूत ले भाई कितना होगा, कि मेरा आइडिया से इतना, वो उसे कूतना बोलते हैं, ठीक, कनकूत। तो ये सारी बातें क्या है कि ज़मीन से और उससे ये जैसे कनकूती, तो ये क्या होता था कि जैसे पहले आपने देखा होगा, स्टोरी अगर सुनी हुई है तो पहले राजा अंदाजा से भेजता था, छोटे राजा के नीचे जो भी नीचे होते थे उनको भेजता था, वो घोड़ा लेके आता था और ऐसे अंदाजे से घोड़ा बीच में से निकालता था, खेतों के बीच में से, और कह देता ये 40 बीघा ज़मीन है, चाहे ये हो या ना हो। लेकिन इसका कनकूत सिस्टम ठीक था, ये जमीन को सही से ऐसे बीच में से निकला अंदाजे से नहीं, एक कूटने वाला भेजता था और उसको तरीके से बताता कि भाई इतना इतना बीघा ज़मीन है, ठीक है, ये बंटाई हो गई। ऐसे नश्क होता था, ये सारी ज़मीन से। और नकदी का मतलब होता है कैश, आप चाहो तो कैश सिस्टम उसने चालू कर दिया था उस टाइम पर, कि अब जैसे अनाज दो मन्ना दो, कैश भी चलता था। तो ये कुछ बातें इसकी 2-4 याद रह जाती, ठीक है, बंटाई, नश्क, मुक्ताई, ठीक है, ये लिख देना। इसके बारे में 1-2 बातें और लिखेंगे अभी शेर शाह सूरी के बारे में, उसके बाद में ये फिनिश हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो 1-2 पॉइंट और इनके, ही बिल्ड 4 बिग रोड्स एंड सेवरल गेस्ट हाउसेस, यानी इसने 4 बहुत बड़ी सड़कें और बहुत सारे गेस्ट हाउस जानते हो, जहां पर ठहरने की व्यवस्था हो, यानी कि उनको हिंदी में बोलते हैं सरायूं। तो कंफ्यूज मत होना, सरायूं का मतलब गेस्ट हाउस, ठीक है, गेस्ट हाउस। 4 बड़ी सड़कें और अनेक सरायों का निर्माण करवाए, जहां पर गेस्ट आके रुक सकते हो, गेस्ट हाउस कहलाते हैं, ठीक है।
अब देखो 4 जो बड़ी सड़कें बनाई थी उनमें एक सड़क जो है बहुत फेमस है इसकी, शेरशाह सूरी की बनाई हुई, कि उसकी सबसे लंबी सड़क है वो बंगाल से लेके सोनार गांव से, बंगाल का जो गांव है एक सोनार है, बंगाल में पड़ता है, सोनार गांव से लेके पेशावर जो भी पाकिस्तान के अंदर है वहां तक एक लंबी रोड जाती है जिसका अस्तित्व आज भी है, मतलब ये रोड आज भी बनी हुई है। हिज लॉन्गेस्ट रोड वॉज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर विच एग्जिस्ट इवन टुडे। और एक बात ध्यान रखना, इस रोड का नाम है ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी कि जीटी रोड। समझ गए क्या, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो आप क्या लिखेंगे कि बंगाल के गांव एक सोनार गांव से लेके पेशावर तक ये जाती है। ठीक है, हिज लॉन्गेस्ट रोड फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर विच एग्जिस्ट इवन टुडे, दिस रोड इज फेमस एज द ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर शॉर्ट में जीटी रोड भी आ सकता है। ठीक है, ओके। फिर इसने एक अच्छा काम किया मुद्रा ढलाई के अंदर, ये आपको याद करना पड़ेगा कि मुद्रा ढलाई के सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन, ग्राम नहीं है ग्रेन है ना, ग्रेन, ग्राम नहीं है, ध्यान रखना है, ग्राम में और ग्रेन में फर्क होता है, अलग मेजरमेंट होता है। 380 ग्रेन का तो तांबे का दाम चलाया और चांदी के 178 ग्राम का दाम का रुपया चलाया। ठीक है, यानी कि जैसे अपने पैसे होते थे ना वैसे ही ग्रेन है। जैसे अपने चारानी होती थी पहले, चारानी में कितने पैसे होते थे, 25 पैसे, ऐसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, वैसे ही ये इनका सिस्टम था। 380 ग्राम का तो चांदी का रुपया चलाया इसने और 178 ग्राम का इसने, सॉरी चांदी 178 का, तांबे का 380 ग्राम का चलाया। ही रिफॉर्म्ड कॉइन माइंटिंग एंड इशूड ए कॉपर कॉइन ऑफ 380 ग्राम वैल्यू एंड ए सिल्वर कॉइन ऑफ 178 ग्राम वैल्यू। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सूर एम्पायर जो बीच में आया था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अकबर है, लेकिन अकबर बहुत बड़ा है, इसको पूरा डीपली करना है तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा रहे, क्योंकि वीडियो 30 से 40 मिनट या फिर 40-45 तक बन सकता है। इतना सा वीडियो रहेगा तो आपका इंटरेस्ट जो अभी बहुत शानदार चल रहा है ये ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री है और एक दिन में प्रॉपर इतना आप याद भी कर सकते हो। 30-45 मिनट का वीडियो को आप 30-45 मिनट और देखिए, चाहे 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए, लेकिन इसको हिस्ट्री को आपको साथ के साथ याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल और बड़ा चैप्टर यही है, सेकंड चैप्टर। बाकी पूरी एसएसटी ईजी है, मान लो आप पूरी एसएसटी ईजी है। ये 5 चैप्टर जितना अकेला चैप्टर है, ये मत सोचो कि ये 5 नंबर, ये 5 नंबर नहीं है, लाइफ में बहुत काम आएगा आपके। मैंने बहुत सारा टच में कॉम्पिटेटिव आपको टच रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज सूर्य एम्पायर अपने कंप्लीट कर लिया और जल्दी आपको मिल जाएगा दोपहर बाद तक एक छोटा सा वीडियो जो क्वेश्चन आंसर में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर वाला, वो प्रैक्टिस करना ईमानदारी से, कहाँ तक जितना भी पढ़ा है इससे पहले तक का मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुगल से पहले का जाए। ठीक है, जो 5 डायनेस्टी थे ना उन 5 वंश से क्वेश्चन आएंगे, चलो ठीक है, 5 डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस करना, ऑनेस्टली खुद ही आंसर देना। ठीक है, ताकि आपको पूरा रिविजन डीपली बनाऊंगा 1-1 मार्क्स वाले जितने बन सकते हैं। ठीक है, ओके।